ये नहीं कि अभी से बैठ गए कि भैया 12वीं तो जब ही शुरू होंगे, तो पहला ब्लंडर था। ये पॉइंट याद रखना कि ये मैं जब बोल रहा हूँ जब आपको चैप्टर शुरू करना है, जब आपके चैप्टर लिखवाया जा रहा है कि आज मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करवाएंगे सर, तो घर पे आके एक बार ये दोनों चीजें रिवाइज कर ली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शुरू से पढ़ना है, गलत मतलब निकाल लेंगे फिर मेरे को डांटेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्माण और आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करने आए हैं। सबसे पहले तो बधाइयां आप सभी को, आपने अपनी स्कूल लाइफ की सबसे मुश्किल क्लास 11th को पार कर लिया है। अब अच्छी गई हो बुरी गई हो वो चीज इतनी मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आपने अपनी 11वीं कक्षा से ना बहुत कुछ चीजें सीखी होंगी, है ना, और वही सीखी हुई चीजें अब हमें अपनी 12वीं में इंप्लीमेंट करनी है। अब तो 12वीं में यार फील आनी शुरू होगी, अब तो फिजिक्स के सवाल जो हैं वो समझने आएंगे, फिर उसके बाद मैथ्स के सवाल जो हैं उसमें नंबर आने शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री में थोड़ा सा रटना होगा, बट जब रटने के बाद 2-2 सेकंड में तुम 4-4 नंबर स्कोर करोगे ना, तो अलग ही फील आ रही होगी। तो ये है तुम्हारी 12वीं क्लास। शुरुआत करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो को। आज की वीडियो का एजेंडा क्या है? देखो, मेरी जो 11वीं क्लास थी ना, वो आप सभी को पता होगा, मैंने बहुत बार बोल रखा है, इतनी कुछ खास नहीं गई थी। तो जब मैं 12वीं में एंटर करा था तो मैंने ये सोचा था कि यार काश कोई मेरे को आके ये बता दे कि देख 12वीं में जब तेरा ये वाला चैप्टर शुरू होगा ना, तो इस वाले चैप्टर को करने से पहले 11वीं के ये टॉपिक तू एक बार रिवाइज कर ले, जिससे कि तेरे को ये 12वीं का चैप्टर करने में मुश्किल ना हो। क्या फील समझ में आ रही है कि 12वीं का मान लो ये चैप्टर शुरू हो रहा है, तो ये चैप्टर करने से पहले तू 11वीं के बस ये छोटे छोटे टॉपिक एक बार पढ़ ले। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना तेरे को, पूरी 11वीं नहीं रिवाइज करनी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। सिर्फ ये टॉपिक छोटे छोटे से रिवाइज कर ले, फिर उसके बाद इस वाले चैप्टर पर जब तू जंप करेगा तो तेरी 12वीं का ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। तेरे को परेशानी नहीं आएगी, तेरे को ये नहीं लगेगा क्लास में बैठे बैठे कि यार अरे सर ये तो 11वीं का कॉन्सेप्ट यूज करवा रहे हैं, अब मेरे को याद ही नहीं रहेगा, अब मेरे को समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा, तो तेरी 12वीं थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। तो आज की वीडियो का मेन एजेंडा यही है। मैंने यार मेरे ये नोट्स मेरे सामने रखे हुए हैं, ठीक है, ये मेरे कोटा के नोट्स हैं, ये फिजिक्स के नोट्स हैं मेरे 11वीं के, ये फिजिक्स के नोट्स हैं 12वीं के, ये फिजिक्स का दूसरा पार्ट है, ये मैथ्स के नोट्स हैं, केमिस्ट्री के नोट्स इधर साइड में रखे हैं। ये सब नोट्स मैंने यूज करके ना आप सभी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं। वो सब चीजें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जल्दीबाजी नहीं करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली इसमें जो लिखा हुआ है वही सब चीजें तुम स्क्रीनशॉट ले लो और तुम्हें समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बीच बीच में बताऊंगा, तो ध्यान से पूरी वीडियो को समझना, ध्यान से पूरी वीडियो को सुनना। टाइम थोड़ा सा लगेगा, बट अब तुम्हारी जो 12वीं है ना ये सवर जाएगी, ठीक है। मैं बीच बीच में स्क्रीनशॉट का भी टाइम दूंगा, तो कोई भागने की जरूरत नहीं है, आराम से सुनो। टाइम स्टैम्प्स भी हैं, अगर आपको थोड़ा सा आगे जंप करना है कि भाई मेरे को फिजिक्स ही देखना है, मेरे को सिर्फ मैथ्स ही देखना है, या मेरे को सिर्फ केमिस्ट्री देखना है, तो तुम उसमें भी जंप कर सकते हो। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं 2 मेन ब्लंडर्स जो तुम अपनी 12वीं में ना करो उनके बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चे करते हैं। सबसे पहली चीज, 12वीं इज फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड इज योर 11th। बच्चे क्या करते हैं कि भैया मेरी तो 11वीं बर्बाद हो चुकी है, मेरे को तो 11वीं में कुछ नहीं आता, तो मैं 12वीं शुरू करने से पहले सबसे पहले तो अपनी 11वीं रिवाइज करूंगा। 12वीं का कोई चैप्टर चल रहा है उस समय बैठ के 11वीं कर रहे हैं। मेरे क्लास में यही चीज हुआ था। 12वीं का हमारा चैप्टर चल रहा था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत वेटेज वाला चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। वो चैप्टर चल रहा था और क्लास में बैठ के एक बच्चा रोटेशन की शीट कर रहा था, रोटेशन मोशन तुम्हारा जो है 11वीं का वो सॉल्व कर रहा था। सर ने उसको पकड़ लिया, 2 तो पहले थप्पड़ पड़े उसको, फिर उसके बाद सर ने बताया कि यार तू अपने पिछला वो वाली शीट सॉल्व कर रहा है जो बहुत मुश्किल है और उसकी वेटेज ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है, वेटेज उसके ज्यादा है रोटेशन की, पर वो मुश्किल है, तो उसको करने में बैठा है, और इस वाले चैप्टर को जो कि आसान है और इसकी भी वेटेज ज्यादा है, इसको छोड़ रहा है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी 12वीं है। हाँ, जब हमें टाइम मिलेगा, जब हम धीरे धीरे 11वीं शुरू करेंगे, 11वीं अपनी साथ साथ में रिवाइज करेंगे, पर पहली अच्छी तरह तुम्हें 12वीं करनी है। मैंने इससे पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे आपकी 11वीं के, जो जो आपको करने हैं, जो जो आपको रिवाइज करने हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो। ये यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर देखना है तो वो वाली वीडियो देखो। यहाँ पे तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ चैप्टर वाइज 12th के लिए, ये अलग टाइप की वीडियो है। अगर आपको ये देखना है कि 11वीं में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके लिए एक वीडियो मैंने पहले बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है बैठ के कि भाई पहले मैं अपनी 11वीं रिवाइज करूंगा फिर उसके बाद मैं इस चीज में उठूंगा, नहीं। अब पहली प्रायोरिटी अपनी 12वीं है, ध्यान से 12वीं को अच्छे से करना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब आते हैं इस वीडियो पे। दोनों पॉइंट मैंने बता दिया। पहला पॉइंट था ब्लंडर की 11वीं को प्रायोरिटी नहीं रखनी है, 12वीं प्रायोरिटी रखनी है। दूसरा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको साथ साथ में रिवाइज करना है, उसके बारे में वीडियो मैंने पहले बता रखी है। अब आते हैं इस पे। सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो ये जो येलो में लिखे हैं ये तुम्हारे 12वीं के चैप्टर्स हैं, और ये जो व्हाइट में लिखा है ये तुम्हारे 11वीं के टॉपिक्स हैं। चैप्टर्स नहीं है, टॉपिक्स हैं, ठीक है। लोगों ने चैप्टर्स बता रखे हैं, मैंने टॉपिक्स निकाले हैं।
तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक टॉपिक है, इसके 2 चैप्टर हैं। एक तरह से ये कहते हैं ना तुम्हारा जो इंडेक्स में लिखा होता है कि चैप्टर के पार्ट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम्हारा एक टॉपिक है और उसके 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। पर इसको करने से पहले मेरा ये सजेशन आपसे ये रहेगा, बेसिक वेक्टर्स जो है, जो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन 11वीं के शुरू में पढ़ाए गए थे ना, सब्ट्रैक्शन एडिशन वेक्टर्स के कंपोनेंट लेना कि मान लो एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है, एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो आप ऐसे करके बीच में कंपोनेंट्स नहीं लेते थे उसके कि इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। तो ये बेसिक एंगल वगैरह ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए ये चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो ये आप एक बार रिवाइज कर लेना, 5 मिनट लगेंगे, बहुत आराम से हो जाएगा। बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये आपको आना चाहिए, ये भी आपको 11वीं के शुरू में पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ाया गया है आप यूट्यूब पे जाना, ठीक है, आप जाके लिखना कि बेसिक क्या कहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स का, है ना, वो आपको एक घंटे का लेक्चर मिल जाएगा किसी भी चैनल का, वो आप देख सकते हो। ये 2 चीज़ें आप कर लेना। फिर उसके बाद ग्रेविटेशन, इस पर मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि कई जगह ना ग्रेविटेशन आपको 12वीं में पढ़ाया जाता है, तो अगर आपको 11वीं में पढ़ा रखा है ग्रेविटेशन तो एक बार रिवाइज कर देना, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल ही ग्रेविटेशन का कॉपी है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये ग्रेविटेशन का कॉपी आपको लगेगा, तो आपको एक अगर पढ़ा रखा है तो जल्दी जल्दी से ऊपर से रिवाइज कर लेना, ज़्यादा नहीं। अगर ये वाला पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने स्टार लगाया। आपका जो वर्क पावर एनर्जी है उसके बेसिक्स है ना, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, तुम्हारा कोलिजन, ये सब चीज़ें जो हैं ये एक बार पता होनी चाहिए कैसे अप्लाई होती हैं ये, क्योंकि यहाँ पे काम आएगी। फिर एसएचएम के जो बेसिक्स है, टाइम पीरियड निकालना होता है, ये सब चीज़ें ये भी एक बार रिवाइज कर लेना इसको करने से पहले, ठीक है। ये सब जो लग रहा है ना तुम्हें इतना बड़ा, ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए है, आगे तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, तो इसलिए ये भारी मत समझना, आसान है, हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ें तो चैप्टर नंबर 3 आपका आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस पर मैं गोला लगा देता हूं क्योंकि इस चैप्टर को करने के लिए आपको पिछला कोई भी 11वीं का रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नया चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। जो आपने 9वीं 10वीं में पढ़ी थी ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो आपको यहाँ पे काम आएगी, काम तो नहीं आएगी पर हाँ मतलब बिल्कुल वैसी है, तो मजा सा आएगा इसे पढ़ने में, फील आएगी कि अच्छा करंट पास हो रहा है। फिर उसके बाद आपकी आती है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूं तो 2 चैप्टर इसके अंदर आते हैं, एक होता है मूविंग चार्ज ये और एक होता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसको करने के लिए वही बेसिक वेक्टर्स आपको आनी चाहिए जो मैंने ऊपर आपको बताई थी, डब्ल्यूपी के बेसिक जो ऊपर बताए थे वो आने चाहिए। वर्टिकल और सर्कुलर मोशन जो आपका है, जो ओमेगा वगैरह होता है ना, सर्कुलर मोशन में आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाया गया होगा ओमेगा वगैरह का, एक बार देख लेना कि कैसे सॉल्व होते हैं, वो आपको काम आ सकता है यहाँ पे। टॉर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट रोटेशन में आया था, टॉर्क छोटा सा टॉपिक है, वो एक बार पढ़ लेना, वो काम आएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है आपका एसएचएम में आता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये भी आराम से समझ में आ सकता है, तो उसको भी पढ़ लेना। अगर आपको ये नहीं पढ़ाया गया है तो यूट्यूब पे भी है, फ्री में अवेलेबल है, कहीं से भी पढ़ लेना, बहुत अच्छे तरह समझा रखा है लोगों ने। ये आपकी बात आ गई मैग्नेटिज्म की। अगर मैं बात करूं आगे आके आपके अगले टॉपिक के, जो कि है आपका ईएमआई एंड एसी, इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, एक आता है चैप्टर नंबर 6, एक आता है चैप्टर नंबर 7। ईएमआई और एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, देखो स्ट्रिंग और साउंड वेव्स का जो बेसिक है ना, बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी लेवल, वो यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। मैं इसको लिखना भी नहीं चाहता था पर इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर नहीं पता होगा ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो इसलिए एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। अगर हम आगे बढ़ें तो अब तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा, अब आगे आपकी ऑप्टिक्स आ गई। ऑप्टिक्स में ये तीनों चैप्टर्स आपके आते हैं, नहीं ये 3 नहीं आते, ये 2 आते हैं ऑप्टिक्स में। ये 2 चैप्टर्स के लिए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नए चैप्टर हैं। और भाई साहब जो मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, वो होती है ना आपने पढ़ी थी 9-10वीं में, जो रे डायग्राम वगैरह, आपका कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर, इधर से ये लाइट जाती है फिर उसके बाद ये फोकस से निकलती है, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी और कैलकुलेशन होंगे, फॉर्मूला बेस्ड है और बहुत प्यारा चैप्टर है, ये आप पढ़ोगे। EMW इसको पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको पढ़ने के लिए आपको कोई पिछला पढ़ने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह समझ में आएगा ऐसे ही। अगर मैं बात करूं आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर की, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने 11वीं में पढ़ा है फिजिकल केमिस्ट्री में, वही जो है यहाँ पे आपको वापस पढ़ाया जाएगा। मेरी 11वीं में एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझ में नहीं आया था फिजिकल केमिस्ट्री में, बट जब यहाँ पे पढ़ाया गया ना तो अच्छी तरह समझ में आने लग गया, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें देख रखी होती हैं और ये फिजिक्स से रिलेट करके समझाएंगे ना जब, तो समझ में आएगा। तो इसलिए अगर आपकी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर 11वीं वाला फिजिकल वाला अच्छा नहीं गया है तो कोई बात नहीं, एक और चांस आपको मिलेगा और यहाँ पे अच्छी तरह समझ में आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो ये आपको इसके लिए कोई भी पिछला चैप्टर याद करने की जरूरत नहीं है, पिछला कुछ भी कॉन्सेप्ट याद करने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ अपने आप समझ में आएगी, नया चैप्टर है बिल्कुल। आगे अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर्स और चैप्टर नंबर 15 कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये भी बिल्कुल अलग चीज़ है, इससे कोई रिलेशन नहीं है पिछली 11वीं का। ये जो 2 चीज़ है ना, ये आपको इंजीनियरिंग में काम आएगी, जब आप आगे अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा होगा आगे जाके,
करेंगे यार, सभी बनोगे कुछ ना कुछ तो बढ़िया। तो आपको सेमीकंडक्टर जो है इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत काम आएगा, हमने देखा है, हमने बहुत बार करा है, तो इसलिए आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये सारे तो गोले गोले वाले हैं, तो इसको तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है जो है बेसिक, तो एक तो आप इसका ले लो, शुरू से दिखा देता हूँ ऊपर से आपको। यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस वाले पार्ट का, ये आप जल्दी से ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। 1 2 3 पॉज करके ले लेना। अगर मैं अब नीचे जाऊँ तो एक यहाँ पे है ये स्ट्रिंग और साउंड वेव्स वाला, ठीक है, आप इसका और स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको काम आएगा। मैं साइड में हो जाता हूँ। 1 2 3, ठीक है, ये हो गई आपकी फिजिक्स की बात। अब आगे बढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहां पे रटना बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट रटने से पहले एक बात दिमाग में रख लेना, अगर आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं आता है तो आपके लिए ऑर्गेनिक ना सबसे बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है 12वीं में। अब भैया आईयूपीएससी तो हमने बहुत शुरू में पढ़ा था 11वीं में, अब तो भूल भी गए हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं टाइम दो। आपको याद नहीं है, नोट से समझ में नहीं आ रहा है, कहीं से लेक्चर देखो यूट्यूब वगैरह पे, बट एक बार पढ़ लेना अच्छी तरह, क्योंकि यहाँ पे ना ऑर्गेनिक में अब आएंगी रिएक्शंस याद करने के लिए। और रिएक्शंस में आपको ऐसा नहीं है कि नाम लिखा जाएगा, आपको कई बार स्ट्रक्चर लिखा आ जाएगा, कई बार नाम लिखा आ जाएगा। तो अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखा है तो उसका नाम पता होना चाहिए, नाम दे रखा है तो उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इसीलिए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बहुत अच्छी तरह रिवाइज कर लेना। पिछली जो वीडियो थी 11वीं वाली जो मैंने बनाई थी, जिसका लिंक मैं नीचे दूंगा, उसमें मैंने कैसे रिवाइज करना है वो भी बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये नोमेनक्लेचर का ही पार्ट है, आईयूपीएससी में ही पढ़ाया जाता है, इसको भी एक बार पढ़ लेना क्योंकि ये वापस काम आएगा। ये 2 चैप्टर जो हैं ये आपको पूरी ऑर्गेनिक में काम आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी। ये मैंने हल्के में ले लिया था और मेरी ऑर्गेनिक अच्छी नहीं गई थी, तो इसको आप हल्के में मत लेना, ये बात समझ में आ गई। आगे हम बढ़े फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, ठीक है, ऑर्गेनिक में मैं चैप्टर वाइज नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेन वही है बस सारे चैप्टर्स में। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, सबसे पहला चैप्टर आता है आपका सॉलिड स्टेट। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। इसमें आपको थोड़ी थोड़ी केमिकल बॉन्डिंग काम आएगी, जो कि स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, बॉन्ड एंगल, स्ट्रक्चर है ना, बॉन्ड लेंथ, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी काम आ सकती है सॉलिड स्टेट में। तो एक बार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेना। केमिकल बॉन्डिंग तो अथाह सागर है। 11वीं में अगर आपको कुछ नहीं आता और केमिकल बॉन्डिंग आती है ना फिजिकल में, तो फिजिकली इनऑर्गेनिक में अगर आपको कुछ नहीं आता और खाली केमिकल बॉन्डिंग आती है तो हमारे सर कहते थे कि आपको बहुत कुछ आता है। तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, नहीं आती कहीं पे वापस पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर मैं बात करूं चैप्टर आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको बेसिक मोल कॉन्सेप्ट काम आएगा, ये आपको वापस यहाँ पे पढ़ाया जरूर जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट एक बार वापस जितने भी टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, बट मैं ये कहूंगा रिकमेंडेड है कि एक बार पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। बेसिक N=M/M, ये जो बेसिक होता है ना, बिल्कुल आपने कौन सी में 9वीं क्लास में पढ़ा था, ये वाला बेसिक आपको आना चाहिए, तब आपको और अच्छी तरह सॉल्यूशन समझ में आएगा। आगे आपका गैसियस स्टेट आता है, गैसियस स्टेट भी आपको बेसिक आना चाहिए। आसान चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक दिन में हो सकता है, तो इसको भी एक बार रिवाइज कर लेना। इन चैप्टर को इस चैप्टर में पहुंचने से पहले, ये मैं ये नहीं कह रहा कि शुरू से रिवाइज करके बैठना, नहीं, जब ये चैप्टर शुरू होने वाला है उससे पहले ये मत सोचना कि शुरू से बैठना है कि भैया अब एक हफ्ता निकाल के, नहीं, जब चैप्टर शुरू होगा, इसलिए मैं ये स्क्रीनशॉट लेने दे रहा हूं कि वापस आना इस पे, स्क्रीनशॉट देखना कि अच्छा इस वाले चैप्टर के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है और अब आके पढ़ ली, ठीक है। ये नहीं कि अभी से बैठ गए कि भैया 12वीं तो जब ही शुरू होंगे, तो पहला ब्लंडर था। ये पॉइंट याद रखना कि ये मैं जब बोल रहा हूं जब आपको चैप्टर शुरू करना है, जब आपके चैप्टर लिखवाया जा रहा है कि आज मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करवाएंगे सर, तो घर पे आके एक बार ये दोनों चीजें रिवाइज कर ली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शुरू से पढ़ना है, गलत मतलब निकाल लेंगे फिर मेरे को डांटेंगे। आगे हम आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और केमिकल काइनेटिक्स। इन दोनों चैप्टर के लिए जो आपको 11वीं में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया था ना, उसके बेसिक्स, जो केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होती थी उसमें बेसिक्स, कैसे चेंज वगैरह होती हैं, कैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो है वो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड लॉ, ये थोड़ा सा काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे आपका जब सरफेस केमिस्ट्री शुरू हो रही हो, तो सरफेस केमिस्ट्री शुरू होते टाइम आपको वापस से मोल कॉन्सेप्ट का जो बेसिक है N=M/M, और यहाँ पे वापस जो पढ़ाया जाएगा वही यहाँ पे रिपीट होगा, तो इसलिए मोल कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए अगर आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो। आगे हम बढ़े इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये क्या हो गया, हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वापस मैं चैप्टर वाइज नहीं बता रहा हूँ। चैप्टर वाइज इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, पूरा जो चैप्टर है सब में एक ही चीज़ कॉमन है। सबसे पहला केमिकल बॉन्डिंग आपको आनी चाहिए पूरी इनऑर्गेनिक समझने के लिए। केमिकल बॉन्डिंग वगैरह जो आपके इसमें भी नॉमेनक्लेचर होते हैं, इनऑर्गेनिक के जो तुम्हारे कंपाउंड होते हैं उनके जो नॉमेनक्लेचर है वो आने चाहिए। पीरियोडिक टेबल में आपको बताया गया होगा, और पीरियोडिक टेबल आपको अच्छी तरह आनी चाहिए।
जब आप इनऑर्गेनिक शुरू कर रहे हो अपनी 12वीं की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका क्या, फिजिक्स मैंने बता दी आपको, मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब पूरी केमिस्ट्री बता दी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यार एक चीज आपको मैंने को बतानी है, ये मैंने 10वीं वालों को ऑलरेडी बता रखा है, बट 11वीं की कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं आई थी, तो ये चीज मैं आपको बताना भूल गया था। ठीक है, अगर आपका थोड़ा सा मन है कोडिंग वगैरह में, ये मैंने बता रखा है, ये मेरे सीनियर्स ने मेरे को रिकमेंड करा था यार, और मैं उन्होंने मेरे को बोला कि यार बच्चों के लिए ये चीज़ होती है, अगर आपका मन करे, आपके पास अगर बीच में थोड़ा टाइम हो, अभी 26 तारीख को शाम को 1.5 घंटे के लिए आपका ये कॉन्टेस्ट होने वाला है। कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको प्री रिक्विजिट कुछ आना चाहिए, आप एक बार जा सकते हो। कुछ कोडिंग के क्वेश्चंस होंगे 2, और कुछ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना जो हाई लेवल थिंकिंग वाले, वो सारे होंगे। मन है आपका, आप चाहते हो थोड़ा सा कोडिंग वगैरह में जानना कि क्या होती है, क्योंकि ये तो अब करिकुलम वगैरह में भी आने वाला है, आप आगे इंजीनियरिंग वगैरह करोगे उसमें भी शायद आपको काम आए, तो 1.5 घंटे का ये छोटा सा कॉन्टेस्ट होता है, जाके ज़रूर देखें। मैं ये रिकमेंड करूंगा, 10वीं के जो बच्चे थे उनकी वीडियोस में मैंने बताया है, उनको बहुत अच्छा लगता है ना। जब भी ये रिपीट होता है, ये 3री बार हो रहा है, 2 बार मैंने उनको बता रखा है, मैंने सोचा इस बार आपको बताऊं। कुछ प्राइजेस वगैरह भी हैं यार इसमें, लैपटॉप वगैरह, बट ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सीखना। तो अगर आप चाहते हो तो आपको इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, और सब चीज़ इसमें यार बताई रखी है इन्होंने कि कैसे कैसे होगा। आपके 2 क्वेश्चन होंगे कोडिंग के, 20 क्वेश्चन होंगे आपके क्विज के वगैरह, है ना। और कुछ इसमें गाइड वगैरह भी दे रखी है, अगर आपको पढ़ना है तो फ्री स्कूल गाइड, इससे भी आप जाके देख सकते हो। तो ये चीज़ मेरे को आपको बतानी थी, जाके आप रजिस्टर वगैरह, अगर आपके पास टाइम हो और आपका मन करे तो आप जाके देख सकते हो, लिंक मैं आपको दे दूंगा। अब आते हैं वापस इसी पॉइंट पे, मैथमेटिक्स पे। सबसे पहली चीज़, ये मैंने पहले भी बता रखी है, वापस रिपीट कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 11th की है वो पूरी 12वीं में आपको काम आएगी। कान खोल के समझ लो, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री आपको 11वीं में पढ़ाई गई थी वो पूरी 12वीं में काम आएगी। तो इसलिए ये तो मैं अभी कहूंगा, अभी बैठे हो ना, तो भैया इस वीडियो के बाद ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं और उनका बेसिक बेसिक एप्लीकेशन, मैं ये नहीं कह रहा बड़े बड़े जो आईटी एडवांस के क्वेश्चन है वो करने, नहीं 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 नहीं, बेसिक बेसिक फॉर्मूले जितने भी है आप आर डी शर्मा उठा सकते हो। ठीक है, आर डी शर्मा उठाना, उसमें से जितने भी फॉर्मूले से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं उसके एक्सरसाइज के 4-5 शुरू के क्वेश्चन कर लो, तो उससे आपको एक बार रिवाइज हो जाएगी पूरी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आर डी शर्मा अभी मुश्किल नहीं लगती होगी, है ना। अगर आप जेई वाले बच्चे हो या फिर थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हो तो आर डी शर्मा मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। तो आप आर डी शर्मा उठाओ, रात भर में हो जाएगी, पक्की बात है। एक रात बैठोगे आराम से हो जाएगी। तो रात भर बैठो, अभी उठाइए आपकी आर डी शर्मा। ठीक है, पहला फॉर्मूला आपको लिखा होता है उसमें थ्योरी में, उस फॉर्मूला को याद करा, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं, उसके 4-5 क्वेश्चन करे, अगले वाले फॉर्मूले पर बैठे, उससे रिलेटेड 4-5 बेसिक एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन करे, फिर अगले फॉर्मूले पे आए उसके क्वेश्चन करे। इस तरह से आप आर डी शर्मा एक बार लगा लो, ये मेरी रिकमेंडेशन है। एनसीईआरटी करनी है एनसीईआरटी कर लो। पर अगर आप 12वीं में घुस रहे हो और आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो आप बहुत बड़ी भूल करोगे, बहुत बड़ी गलती कर दोगे अपनी 12वीं में। ये मैं एक एज अ बड़ा भाई आपको एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी काम आई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पे अलग से नहीं लिखूंगा, मैंने पहले ही बड़ी बड़ी शब्दों में यहाँ पे लिख दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री पूरी 12वीं में काम आएगी। तो इसको तो बिल्कुल घोट लो दिमाग में। ठीक है, मैंने यार एक गलती कर दी, आपको अभी पीछे केमिस्ट्री में टाइम नहीं दिया स्क्रीनशॉट लेने का, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो यार केमिस्ट्री का। ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री का स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो, पूरा आ जाएगा। 3, 2, 1। ठीक है, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वापस आते हैं अब मैथ्स में। हाँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपका मैथ्स का पहला चैप्टर होगा रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें बेसिक सेट्स काम आएगा। जो सेट्स आपको पढ़ाया गया था ना 11वीं में, वो आपको यहाँ पे काम आ रहा होगा, तो उसका बेसिक एक बार रिवाइज कर लेना। ये नहीं, ठीक है, ये आपके हो गया रिलेशन एंड फंक्शन में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF कहते हैं हम इसे प्यार से, ITF। इसमें आपका पिछला कुछ काम नहीं आएगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री काम आ सकती है, वो मैंने पहले ही लिख दी है, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ये तो आपको करनी ही है, कोई भी चैप्टर शुरू हो रहा है उससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, तो इसलिए इसको सबसे पहले ही करके रख दो। तो इसको मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। यहाँ पे मान लो कि हर एक में लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, हर चैप्टर में यूज होगी। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये वापस से आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, अलग से ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए बस, पर और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। बहुत प्यारे चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है, मजे मजे में हो जाएंगे, नंबर बहुत आते हैं इसमें। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई बात। अगर मैं आगे बढ़ूं, आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यहां से ना आपकी कैलकुलस शुरू हो जाती है, कहां तक, यहां तक। ये आपके सारे कैलकुलस का वो है, और कैलकुलस तो बनी ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री के लिए है, तो उसको तो ध्यान में रखना ही है। पर अगर आप ये चैप्टर शुरू करने वाले हो तो आपको बायनोमियल थ्योरम का बेसिक्स आना चाहिए, जो एक्सपेंशन होते हैं ना बेसिक वाले, NCR, NCN, ये सब वाले,
ये आपको बेसिक आने चाहिए, NC1 NC2 का पता होना चाहिए क्या होता है ना, ये आपको आना चाहिए। AOD आप शुरू करने वाले हो तो उससे पहले आपको स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी आनी चाहिए, बहुत आसान होती है, ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है, 9वीं 10वीं में भी सीखी थी, तो ये आपको प्लॉट करनी आनी चाहिए। ये आपको 11वीं में भी सिखाई गई होगी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन कुछ अलग से नहीं आना चाहिए, इसमें बिल्कुल नया चैप्टर है, बिल्कुल अलग चीज़ है, तो आपको पढ़ाई जाएगी बेसिक से बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री तो बाय डिफॉल्ट सब में लिखी हुई है, तो वो काम आएगी। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है, इसमें आपको ग्राफ्स काम आएंगे, ग्राफ प्लॉट करने आने चाहिए। कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, इसके ग्राफ आपको आने चाहिए। स्ट्रेट लाइन के आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है, और बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कैसे लाइन की इक्वेशन बनाते हैं वगैरह। ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ अलग से नहीं आना चाहिए, बस ट्रिग्नोमेट्री बाय डिफॉल्ट जो है वो आनी चाहिए, और कुछ अलग से नहीं करना है आपको इसको शुरू करने के लिए। अगर मैं बात करूं आपकी वेक्टर अलजेब्रा की, तो वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री इतने प्यारे चैप्टर है ना, मतलब फील आएगी इसको करने में। इसको करने से पहले आपको कोनिक के ग्राफ्स आने चाहिए बेसिक, और सर्कल के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, बिल्कुल बेसिक, जो टेंजेंट वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें ये आपको आनी चाहिए। ये करने से पहले, ये शुरू अगर आप कर रहे हो तो इसको रिवाइज कर लेना। अगर मैं आगे बात करूं तो आपका एक बहुत ही बच्चा सा चैप्टर आता है जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें आपको स्ट्रेट लाइन का प्लॉट करना आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड है, तो ये आपका ग्राफ आना चाहिए बनाना। अब आता है एक बहुत प्यारा सा चैप्टर वापस, प्रोबेबिलिटी। ये आपकी 11वीं में भी आई थी, पर 11वीं में जो थी ना वो प्रोबेबिलिटी इतनी सी थी, पर अब जो 12वीं में आने वाली है वो इतनी बड़ी है। तो इसलिए इसके लिए आपको सबसे पहले सेट्स याद होना चाहिए। अगर आप ये चैप्टर शुरू कर रहे हो तो एक बार सेट्स रिवाइज कर लेना। ये चैप्टर शुरू करने से पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो मस्ट है करना रिवाइज, जो आपको 11वीं में सिखाया गया था ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो मस्ट है, ये आपको करना है ज़रूर। साथ में आपको बाइनोमियल के जो बेसिक्स हैं वो पता होने चाहिए प्रोबेबिलिटी को शुरू करने के लिए। ये बेसिक्स जो हैं वो ये है कि एक्सपेंशन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कई जगह आपको छोटा छोटा दिख जाएगा अगर आप हाई लेवल कर रहे हो तो इसलिए बाइनोमियल थोड़ा सा दिख जाएगा, ये आपको आना चाहिए। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल। मैं थोड़ी देर साइड में हो जाऊँगा, 3 सेकेंड, ठीक है। ये पूरा आ ही गया है यहाँ से यहाँ तक, हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। 1 2 3, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बायोलॉजी मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, मेरी यार सब्जेक्ट नहीं था बायोलॉजी, ठीक है, और मेरा ऐसा अभी कोई दोस्त वगैरह नहीं है जो कि बायोलॉजी में हो, जिसने बायोलॉजी पढ़ी हो, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे को उसके लिए ढूंढना। आप यही चीज़ जाके किसी सीनियर से, आपके 12वीं में कोई सीनियर होगा जान पहचान में स्कूल में या फिर कोचिंग में, उससे एक बार रिक्वेस्ट करना कि भैया या दीदी हमें एक बार बता दो ये चैप्टर है। उनके पास चैप्टर की लिस्ट कॉपी में लिख के ले जाना, ऐसे कॉपी का एक पेज फाड़ना, उसमें चैप्टर जितने भी है 12वीं के वो लिख लेना, और उनसे कहना कि इसके सामने लिख दो कि कौन कौन से 11वीं के चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जो मेरे को करने हैं, अगर मैं ये चैप्टर शुरू कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ तो वो आपको ज़रूर बता देंगे। कोई भी सीनियर मना नहीं करेगा, वो तो उल्टा खुश होंगे कि चलो हमसे कोई कुछ पूछने आया है, ठीक है। तो इसलिए बायोलॉजी के लिए मैं वापस माफ़ी मांगता हूँ, मेरे को नहीं मिल पाया। अगर मेरे को मिल जाएगा तो मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में या कहीं पे अपडेट कर दूंगा आपको। यही 3 चीज़ें थी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की। 12वीं आप शुरू करने जा रहे हो, एक निहायती आसान क्लास, जितनी मुश्किल आपको 11वीं लगी थी उतनी ही आसान आपको 12वीं लगने वाली है। तो इसीलिए उसके लिए मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं। अच्छा करना, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसमें 12वीं का पोर्शन ज़्यादा होता है, जेई की अगर मैं बात करूँ तो, नीट की अगर मैं बात करूँ तो इसलिए अच्छे से करना है उसे हमें। और मेरी तरफ से कोई और हेल्प चाहिए हो तो यार बिल्कुल बताना। मैं थोड़ी सी कम वीडियोस लाता हूँ 11वीं की, है ना, 11वीं 12वीं की, बट इसलिए नहीं लाता हूँ क्योंकि मैं हर चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता। ये एक नया कॉन्सेप्ट था, नई चीज़ थी, बच्चों ने मांगी, मैंने आपको दे दी। आप कुछ और मांगोगे, बिल्कुल वीडियो आएगी, ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाता हूँ। बस ये है कि मेरे को ऐसा कोई टॉपिक याद नहीं आता कि मैं क्या बनाऊँ, तो आपके अगर कमेंट्स मेरे को दिख जाते हैं 4-5 एक ही चीज़ के, तो मैं वीडियो बिल्कुल बना देता हूँ। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। बेस्ट ऑफ लक अपनी 12वीं के लिए, बेस्ट ऑफ लक अपने जेई, नीट या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय। पढ़ लो, चलो जाओ।